हेलो एवरीवन, आज हम एसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। हमने रेजोनेंस सर्किट तक जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट with L is equal to 2.0 Henry, C is equal to 2 microfarad and R is equal to 10 ohm. Mention the significance of quality factor in LCR circuit. तो सिंपल है बिल्कुल, आपको L गिवन है, C गिवन है, R गिवन है और आपको क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लर्न होगा, Q इज इक्वल टू 1/R रूट L अपॉन C। तो L की वैल्यू 2 गिवन है, अंडर रूट में 2 आ गया ऊपर, डिवाइड बाय सी है 2 माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड को फेराड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और यहाँ पर बाहर रहेगा 1/10। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, ये पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+6 और इसका रूट हो जाएगा 10⁻3 और बाहर एक 10 डिवाइड में था तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, दैट मीन्स 10⁻2 यानी 100 आपके पास आंसर हो जाएगा। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्यों यूज़ किया जाता है? इट सिग्निफाइज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये हमें ये बताता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है। अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तो मीन्स शार्पनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज ए LCR सर्किट विद L इज इक्वल टू 5 Henry, C is equal to 80 microfarad and R is equal to 40 ohm connected to a variable frequency 240 volt source। तो अब आपको इसमें L दिख रहा होगा, C दिख रहा है, R दिख रहा है और एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है जो कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के साथ है, मीन्स इसकी बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो हम इसको RMS कंसीडर करते हैं। अगर ये फिक्स्ड होती तो हम इसको नोट से यानी पीक वैल्यू से कंसीडर करते, बट ये बार बार चेंज हो रही है तो ये हमारी VRMS की वैल्यू हो गई। तो पूछ क्या रहा है, 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। तो आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी ओमेगा फाइंड आउट करना है। और ओमेगा किसके इक्वल होता है बच्चों? 1/√LC के इक्वल होता है। तो L आपको गिवन है 5, C है 80 माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड को फेराड में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 80 हो जाएगा आपके पास 400, 400 का रूट होगा आपके पास 20 और ये पावर -6 ऊपर जाएगा तो +6 और उसका रूट होगा तो ये हो जाएगा 3। 10⁻3/20 को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 50 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पे कितना करंट है, और रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पे आपको पता होगा, याद होगा, ये आपने स्पेशल केसेस 2 बार किया है, सीरीज़ में भी पैरेलल में भी, कि रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, यानी आपको I0 फाइंड आउट करना है, IRMS नहीं फाइंड आउट करना है। तो I0 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पे Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, क्योंकि मैक्सिमम करंट हमें फाइंड आउट करना है। और Z हम देखते हैं कि R के ही इक्वल है, यानी 40 ओम, क्योंकि रेजोनेटिंग पे XL और XC इक्वल हो जाएंगे। तो Z का फॉर्मूला क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। तो इट मीन्स ये दोनों कैंसिल, सिर्फ Z इज इक्वल टू R रहेगा आपके पास। तो I0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V0/R। बट आपको V0 नहीं गिवन है, आपको VRMS गिवन है, तो आपको V0 को VRMS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। V0 किसके इक्वल होता है, √2 टाइम्स ऑफ VRMS। ठीक है, तो अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट। √2 VRMS आपको गिवन है 240, डिवाइड बाय R है 40 और सॉल्व करेंगे तो 6√2 एम्पियर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में बच्चों, द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपके पास कितना जो है पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, मीन्स RMS की वैल्यू। तो VRMS आपको फाइंड आउट करना है, बट कैपेसिटर के केस में तो वो क्या हो जाएगा, उसका वाला फॉर्मूला लग जाएगा बस। तो आपको पता है V किसके इक्वल होता है, VC I0 इंटू
एक्स सी, बट यहाँ पर अगर आर एम एस की बात हो रही है तो आई नॉट की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, आई आर एम एस पुट कर देंगे। यही थोड़ा सा ही तो चेंज होता है आर एम एस में और पीक में। अगर यहाँ पर आर एम एस पूछ रहा है तो यहाँ भी आर एम एस, यहाँ पीक पूछ रहा है तो यहाँ भी पीक वैल्यू पुट करते। अब आर एम एस पूछ रहा है तो आर एम एस की वैल्यू पुट कर दी है, बट वैल्यू हमें आई आर एम एस नहीं गिवन, तो इसको हम पीक वैल्यू की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यानी आई आर एम एस किसके इक्वल होगा, आई नॉट अपॉन √2 और 1 अपॉन एक्स सी, सॉरी एक्स सी किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी के। ठीक है, तो ओमेगा भी हमें गिवन है, ये गिवन मतलब हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था। ओमेगा की वैल्यू, सी की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आई नॉट हमारा कितना आया था बच्चों, इससे पहले ही 6√2 अपॉन √2, और ओमेगा हमारे पास आया था 50 और सी की वैल्यू हमारे पास 80 माइक्रोफेराड, मतलब -6 था, ऊपर चला गया +6 हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, ठीक है, और 50 × 80 आपके पास हो जाएगा 4000 नहीं 400 ना सॉरी 4000 ही होगा। 8 × 5 40 और 2 0 और होंगी ना, तो 4000। अब 3 0 से 3 0 यहाँ कैंसिल, तो 10⁻³ और ये 6/4 कितना होता है 1.5। तो आप इसको आंसर क्या लिख दोगे, ये आंसर तो गलत आ रखा है, इसमें 15 किलो वोल्ट कैसे आ रखा है बच्चों, ये इसका आंसर गलत लग रहा है मुझे। इसका आंसर 1.5 किलो वोल्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 0 से देखो 2 0 आपकी कैंसिल, तो 10⁻4 हो गया। इसीलिए मैं कैलकुलेशन भी साथ के साथ करके दिखाती हूँ, क्योंकि कई बार गलत हो जाती है, फिर बच्चे पूछते हैं कि मैडम ये सॉल्व करके ऐसे तो नहीं आ रहा है, तो साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 6 × 10⁻4 अपॉन 5 × 8। इसको स्टेप बाय स्टेप देखो, तो 6 अपॉन 5 × 8 कितना हो गया 40 × 10⁻4। अगर आप चाहो तो एक पावर और कैंसिल कर दो, यानी 6/4 × 10⁻3 यही हो रहा है, और 6/4 होता है आपके पास 1.5 और 10⁻3 को इसने किलो में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका आंसर 1.5 किलो वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्शन है, ये देख लेना, और ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइल इज कनेक्टेड टू ए लो वोल्टेज बल्ब B and placed near coil P as shown in the figure. Give reason to explain the following observation. तो ये आपका एक मतलब बल्ब है जिसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक कॉइल के साथ, और दूसरी तरफ एक और सर्किट है जिसमें AC सोर्स है और कॉइल है उसमें। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ये बल्ब B जो है वो लाइट करने लग गया, मीन्स ग्लो करने लग गया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई AC सोर्स नहीं है, मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन इसके पास में ये जो AC सोर्स है, जब हम इसको इसके पास लाए हैं, नियर लेकर आए हैं, यानी मोशन करता हुआ इसको लेकर आए हैं, तो जब मोशन करता हुआ लेकर आया है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसमें से पास होने की कोशिश करेंगी, यानी EMI फिनोमिना होगा। यहाँ पर EMI फिनोमिना की वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इस कॉइल में करंट है, तो इस कॉइल में भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ये बल्ब भी लाइट हो जाएगा, मीन्स ग्लो कर जाएगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। क्या एक्सप्लेनेशन होगी, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस एन इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द बल्ब एंड इट लाइट्स। ठीक है, इसकी वजह से वो जल जाएगा, ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बल्ब गेट्स डिमर इफ द कॉइल Q इज मूव टुवर्ड लेफ्ट। अब वो कह रहा है अगर Q को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये जो लाइट है वो डिम हो जाती है बल्ब की। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वही बात, आप इसे पास लेकर आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, और इंक्रीज हो रही हैं तो बल्ब लाइट हो रहा है, ठीक है, ऑन हो रहा है। लेकिन दूर लेकर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया वो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो जिस वजह से ये बल्ब जो है उसकी लाइट भी डिम होती जाएगी। तो क्या हो गया इसकी एक्सप्लेनेशन, एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल Q विल डिक्रीज इफ इट इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट द बल्ब गेट्स डिमर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैविंग AC सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी आर शोन इन फिगर। आपको 3 सर्किट दिख रहे हैं और तीनों में अलग अलग कंपोनेंट हमने लगाया हुआ है, एक में है R, एक में है L, एक में है C।
इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड AC सोर्स इज इंक्रीज, वो कह रहे हैं जो AC सोर्स तीनों में अप्लाई किया गया है, तीनों की फ्रिक्वेंसी अगर आप इंक्रीज कर देते हो, हाउ विल द करंट फ्लोइंग इन दीज सर्किट्स बी अफेक्टेड एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपको पता है आर के केस में तो वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता ही नहीं है, यानी कोई चेंज नहीं होगा अगर आप फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे तो, ठीक है। एल और सी जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। एक्सएल जो होता है वो इक्वल होता है ओमेगा एल के, और एक्स सी जो होता है, ध्यान देखना मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, और एक्स सी इक्वल होता है 1/ओमेगा सी के, यानी इनमें चेंज होगा अगर आप AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी चेंज करते हो। तो फर्स्ट आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट इज ए प्योर resistor. Since the resistance offered by a circuit having resistor only does not change with frequency and the current will also not change with frequency, तो ये एक प्योर रेजिस्टर है, इसमें करंट के साथ साथ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ करंट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है इन दिस सर्किट, इंडक्टर वाला जो है एल एंड रिएक्टेंस, अभी बताया एक्सएल किसके इक्वल होगा, ओमेगा एल, यानी 2 पाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, और रिएक्टेंस जो होता है बच्चों वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको समझाया भी था, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी ये करंट को अपोज करता है। तो इस केस में करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है तो। और लास्ट आपका कैपेसिटर वाला केस क्या है, इसमें ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी फ्रिक्वेंसी के, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट DC वोल्टेज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। वो कह रहा है कि अगर 200 वोल्ट DC वोल्टेज, यानी डायरेक्ट करंट, आप मेन वैल्यू जो आपकी पीक वैल्यू आप इसे बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू जो है इतनी अगर आप देते हो तो करंट आपको इतना मिलेगा। और अगर आप 200 वोल्ट AC सोर्स देते हो, दैट मीन्स RMS जो बार बार आपकी जो चेंज होके आ रही है, तो आपको इतनी पावर, ये इतनी फ्रिक्वेंसी पे देते हो तो आपको इतना करंट मिलेगा। एक्सप्लेन वाई एंड ऑल्सो कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी बतानी है, और ये भी बताना है कि वोल्टेज की वैल्यू दोनों में सेम है, बट एक में DC है और एक में AC है, और इसके लिए इतनी फ्रिक्वेंसी होती है AC की, ये फिक्स होती है, आपको पता ही होगा। तो करंट दोनों के लिए डिफरेंट क्यों आ रहा है, ठीक है। तो AC और DC की वजह से ही ये कुछ ऐसा हो रहा है कि करंट कम आ रहा है इंडक्टर में। तो क्यों हो रहा है ये आपको पता है, इंडक्टेंस में अभी आपने पढ़ा फ्रिक्वेंसी के क्या है, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिस वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि इवेंचुअली करंट आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो करंट 1 से कितना हो गया, 0.5। तो इसका रीज़न तो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं, बट अब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखेंगे। तो R हमारे पास किसके इक्वल होता है, V/I। तो फर्स्ट केस में V है आपका 200, I है 1, तो 200/1, यानी रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया जा रहा है करंट के लिए, 200 ओम। अब नेक्स्ट AC के लिए, ये आपके पास VRMS है, ये आपके पास इतना वो कह रहा है हमें करंट मिल रहा है AC के लिए, तो क्या होगा, ये आपकी IRMS की, ये आपकी VRMS की वैल्यू हो गई। तो फिर नेट जो रेजिस्टेंस जो वो ऑफर कर रहा है यानी Z, वो किसके इक्वल हो गया, VRMS/IRMS। V है 200, IRMS है 0.5, यानी वो अब कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 400 ओम। तो नेट जो रेजिस्टेंस है या जो नेट रिएक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से करंट डिक्रीज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होते ही इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर ये इंक्रीज तो करंट डिक्रीज, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, कंसेप्ट से भी और फॉर्मूले से भी हमने सॉल्व करके देख लिया। अब हमें फाइंड आउट करनी है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो LCR सर्किट का जो फॉर्मूला है रिएक्टेंस के लिए यानी नेट रेजिस्टेंस के लिए, वो है Z=√R² + XL - XC²। बट यहाँ कहीं कैपेसिटर की बात नहीं हो रही, उसने नहीं कहा कि कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो हमने सिंपल वाला फॉर्मूला ले लिया
जो दो पेयर के लिए होता है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के लिए, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल होल स्क्वेयर। तो यहाँ से बस अब एक्सएल को अलग कर देंगे। आपने जेड कैलकुलेट कर लिया है और आर भी आपने कैलकुलेट कर लिया है इससे पहले वाले में, ठीक है। आर और जेड आपके पास हो गया, बस एक्सएल सॉल्व करना है। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। जेड है 400, आर है 200। 400 का स्क्वायर आपके पास बच्चों हो जाएगा 16 और 4 जीरोज़ आ जाएंगी साथ में, और 200 का स्क्वायर 4 और 4 जीरोज़ आ जाएंगी, और 16 माइनस 2 हो जाएगा 14 और साथ में 4 जीरोज़। और इसका फिर आप रूट करोगे तो क्या होगा, 200 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3 12, तो 16 माइनस 4 12 ही आ रहा था। तो ये वैल्यू आपकी सही आ रही है। तो 200√3 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये एक्सेल की आई है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की, और पूछा आपसे इंडक्टेंस की वैल्यू। तो एक्सेल अगर इतना है तो एक्सेल की किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल, और ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई न्यू, यानी नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से इनको इक्वल पुट किया तो न्यू किसके इक्वल हो गया, सॉरी एल फाइंड आउट करना है, एल किसके इक्वल हो गया 200√3 अपॉन 2 पाई न्यू। और न्यू आपको कितना गिवन है, फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है 50, और पाई तो कांस्टेंट है, पुट करना चाहो तो कर सकते हो 3.14 या फिर 22/7। तो एल की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 इंटू 50 हो गया 100, दैट मीन्स 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 2√3 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.14 और √3 की 1.732। सॉल्व करके इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.1 हेनरी आ जाएगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस हो गए हैं, सारे ही प्रीवियस ईयर के थे और सारे ही इम्पोर्टेंट है। अब इस फॉर्मूलेज में फॉर्मूले वही एक दो लग रहे हैं, लेकिन कहीं पर आरएमएस और कहीं पर पीक, तो ये स्टेटमेंट चेंज होने की वजह से ये थोड़ा सा जो चेंज आता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और सारे एक बार खुद भी सॉल्व करके देखना, और भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।